क्या बनेगा? डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या फिर कंसेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखो, सर्कुलर मोशन तो किसी बॉडी को आप सर्कुलर में घुमा रहे हो, सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर मोशन हो गया। यूनिफॉर्म क्या? अगर आप किसी बॉडी को कांस्टेंट स्पीड पे, अगर आप उसको लगातार घुमा रहे हो कांस्टेंट स्पीड पे, तो वो यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की, जिसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा मैग्नीट्यूड और एक है डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड यहां पर मैंने कांस्टेंट कर भी दी, मैंने कहा ना कि एक स्पीड पे घुमा रहे हैं इसको, बॉडी को। डायरेक्शन की बात देखो, डायरेक्शन के लिए किसी भी पॉइंट के ऊपर सर्कुलर पाथ में अगर मुझे डायरेक्शन खींचनी हो तो मुझे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसका टेंजेंट इधर है बेटे, इसका इधर आ गया, इसका इधर आ गया, इसका इधर आ गया। तो ऐसे हर एक पॉइंट के ऊपर जो उसका टेंजेंट है वो डिफरेंट है। जब टेंजेंट डिफरेंट है तो उसकी डायरेक्शन भी डिफरेंट होगी। तो बेटे अगर इसकी डायरेक्शन को आप कर रहे हो चेंज, तो यहां पर बन गया चेंज इन वेलोसिटी। एंड चेंज इन वेलोसिटी आपको क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। चेंज इन वेलोसिटी क्या देगा आपको? एक्सेलरेशन देगा। तो किसी भी बॉडी में अगर वो सर्कुलर पाथ में है तो उसमें आ जाएगी एक्सेलरेशन। और ये जो एक्सेलरेशन है, जो इसमें एक्सेलरेशन आ रही है, ये टुवर्ड द सेंटर आएगी। एक्सेलरेशन किधर आएगी? टुवर्ड द सेंटर। और इसका फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव कर लिया था लास्ट चैप्टर में, काइनेमेटिक्स में। फॉर्मूला था v²/r करके। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v²/r, ये डिराइव कर चुके हैं, मैं बार बार नहीं कर रहा। फिर अगली बात सुनो, अगर यहां पर एक्सेलरेशन है, अगर एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन जिसकी वजह से है वह है नेट फोर्स। तो यहां पर नेट फोर्स भी होगी कहीं ना कहीं, तभी तो एक्सेलरेशन आई है। तो यहां पर नेट फोर्स भी है। तो यहां पर एक फोर्स और है जो कि टुवर्ड द सेंटर काम कर रही है। अब तुम उस फोर्स को क्या बोलोगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला लिखना है आपने m/a। फोर्स का फॉर्मूला m/a लिखना है। a की वैल्यू आप यहां पुट कर दो तो आपका आंसर बन जाएगा mv²/r। ठीक है, ये नोट कर लो फॉर्मूला फोर्स का। अगर कोई चीज रोटेशन में आती है तो उसके पास एक तो वेलोसिटी अपनी v, एक ना वो एंगल भी बनाती है। जैसे मान के चलो कोई बॉडी है, जब सर्कुलर पाथ में घूम रही है तो वो किसी पॉइंट से किसी और पॉइंट पे जा रही है, तो वो यहाँ पर एक एंगल भी तो बना रही है। जब वो एंगल बना रही है तो उसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी भी आएगी। क्या आएगी? एंगुलर वेलोसिटी। अगर इसका रेडियस r है तो हमने एक फॉर्मूला डिराइव कर रखा है जो कि था v = r ओमेगा। तो पहले तो आप इस फॉर्मूले से इन टर्म्स ऑफ ओमेगा एक्सेलरेशन निकालो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसका फॉर्मूला था v²/r। ये वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर। आप कितना बन गया? r ओमेगा का स्क्वायर/r। स्क्वायर ओपन कर दो और एक r कैंसिल कर दो, तो ये आंसर बच गया हमारे पास। ये आ गई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। अगर मुझे फोर्स निकालनी हो, फोर्स का फॉर्मूला दोबारा बेटे वही m/a। अगर यहां पर a सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो फोर्स भी सेंट्रीपिटल होगी। तो आप यहां पर a की वैल्यू पुट कर सकते हो और आपका एक आंसर और आ गया सेंट्रीपिटल का mr²। सेंट्रीपिटल फोर्स एक तो लगेगी टुवर्ड द सेंटर। दूसरी बात, ये जो फोर्स है ना, ये एक्चुअली में कोई फोर्स नहीं है, ये फोर्स का सिर्फ एक इफेक्ट है। फोर्स का क्या है? एक इफेक्ट है। सेंट्रीपिटल फोर्स रियलिटी में कोई फोर्स नहीं है, वो सिर्फ एक इफेक्ट बनता है। तो इसके पीछे, इस इफेक्ट के पीछे इस फोर्स को प्रोवाइड करने का काम कोई ना कोई दूसरी चीज कर रही होती है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे बात को। इसी एग्जाम्पल में आ जाओ। इसमें मान के चलो हमने एक बॉडी को जिसका मास m था सर्कुलर पाथ में घुमा रहे हैं। तो क्वेश्चन आता है कि भाई अगर ये बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है
तो कौन सी फोर्स काम कर रही है? क्या आंसर दोगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। अगली बात, सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करने का काम इस केस में कौन कर रहा है? स्ट्रिंग। सिर्फ स्ट्रिंग नहीं बोलना, स्ट्रिंग में आने वाली टेंशन बोलनी है हमने। तो स्ट्रिंग की जो टेंशन होगी वो यहां पर क्या दे रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स दे रही है। लगी बात बता? एक और एग्जांपल सुनो। देखो, अगर मैं ये बोलूं आपको कि भाई सन के अराउंड अर्थ लगातार सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है, सन के अराउंड कौन? अर्थ क्या कर रही है? अगर ये सर्कुलर मोशन कर रही है बेटे, इसके पास मास भी है, इसकी अपनी वेलोसिटी भी है, इसके पास रेडियस हमको दिख ही रहा है यहाँ पे, तो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है जिसका फॉर्मूला mv²/r आता है। तो बताओ इस केस में कौन कर रहा है प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स को? हाँ सही जा रहे हो बेटे। इसका मास m1, इसका मास m2, तो न्यूटन का लॉ क्या बोलता है कि इस पूरे यूनिवर्स में कहाँ पर भी दो मास पड़े हुए हैं तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर लगती है ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सी फोर्स? बस ठीक है, ये इसमें आ जाएगा। अच्छा, अब हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसके हिसाब से एक बार ये डायग्राम देख लो। इस डायग्राम में ये कोई कार है, सर्कुलर पाथ में घूम रही है। अगर सर्कुलर पाथ में घूम रही है तो कौन सी फोर्स काम कर रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन कर रहा है प्रोवाइड इसको? ग्रेविटेशन, टेंशन। तो मतलब कि यहाँ को हमको रस्सी बांधेंगे, फ्रिक्शन। टेंशन तो तब आएगी अगर यहाँ कोई रस्सी बंधी होगी, तो रस्सी नहीं बंधी है साथ इसकी, कोई तो अपना मुड़ रही है ना। यहाँ पर जो फ्रिक्शन है ना, अगर फ्रिक्शन मिलेगी तो कार टर्न लेगी, अगर फ्रिक्शन नहीं मिलेगी तो कार स्किड करके सड़क छोड़ के साइड में खिसकेगी। ठीक है ना जी? तो सारी बातें हमने करनी है। क्या टॉपिक है? सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होते हैं? विच अराइज व्हेन ए बॉडी इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी रिवॉल्व कर रही हो तो उसकी जो टेंडेंसी है, यहां पढ़ो वर्ड ये वाला, टेंडेंसी ऑफ बॉडी क्या करने की? रीगेन करने की। क्या रीगेन करने की? नेचुरल स्ट्रेट लाइन पाथ। देखो कोई भी बॉडी है अगर वो मोशन में है तो उसकी नेचुरल टेंडेंसी क्या है कि वो हमेशा कैसे जाना चाहती है? स्ट्रेट लाइन में जाना चाहती है। अगर वो चलते चलते मुड़ रही है, कोई से मोड़ रहा है, तो उसके ऊपर कोई फोर्स काम कर रही है, जो हमने पढ़ा अभी सेंट्रीपिटल फोर्स थी। लेकिन उसके बावजूद भी जब कोई चीज टर्न कर रही होती है, सेंट्रीपिटल तो लगनी है बेटे, जो कि टुवर्ड द सेंटर लग रही है, उसको मोड़ रही है। लेकिन इस बॉडी के पास अब भी अपनी एक नेचुरल टेंडेंसी है कि वो हमेशा कैसे जाना चाहती है? स्ट्रेट लाइन में जाना चाहती है। वहां पर कौन लेके जा रहा है इसको? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको लेके जाना चाहती है स्ट्रेट लाइन में। ठीक है जी? अच्छा, इसके लिए अलग से कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ना आपने, वही फॉर्मूले पहले वाले काम आएंगे हमारे। एक mv²/r और एक mr⍵²। बस ये लिख लो फॉर्मूले इसके। कार का मास है m, तो उसका वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड mg, और सड़क से इसे क्या मिलेगी? नॉर्मल, ये मिल गई इसको। सही है? और कार क्योंकि सर्कुलर पाथ में जा रही है और अगर इसको टर्न करना है, अगर इसे टर्न करना है तो इसे क्या चाहिए? फ्रिक्शन चाहिए। ठीक है? तुम्हें एक बात मैं क्लियर कर दूं मैं कि अगर मान लो कभी किसी रोड के ऊपर फ्रिक्शन कम है, अगर फ्रिक्शन कम है, फ्रिक्शन कम कैसे होता है? हाईवेज के ऊपर बारिश के बाद फ्रिक्शन कम हो जाता है क्योंकि सड़क के ऊपर पानी खड़ा होता है, ठीक है ना, तो फ्रिक्शन कम होता है। उस केस में अगर मान लो किसी कार का ड्राइवर हाई स्पीड पे आ रहा है, मान लो 100 की स्पीड पे आ रहा है, 100 की स्पीड पे वो आ रहा है, वो अपनी कार का स्टीयरिंग टर्न कर देगा, कार का स्टीयरिंग टर्न करेगा, कार के जो टायर्स हैं वो भी मुड़ जाएंगे क्योंकि स्टीयरिंग के साथ जुड़े हैं वो तो। लेकिन टायर के घूमने से भी कई बार व्हीकल स्किड कर जाता है, तो सिर्फ स्टीयरिंग का मोड़ना, टायर्स का घूमना, उससे कार नहीं घूमती कभी, उससे कार कभी नहीं मुड़ती जब तक क्या ना मिले? फ्रिक्शन ना मिले। अगर फ्रिक्शन सड़क से मिलेगी तो आराम से सेफली टर्न कर जाएगा।
अगर यहाँ पर फ्रिक्शन कम हुआ, उसकी स्पीड ज़्यादा है, तो उसको टायर्स को ग्रिप नहीं मिलेगी सड़क से और स्किड करके सड़क छोड़ के कार बाहरी तरफ निकल जाएगी। ऐसे ही है ना। तो हमने कार को बाहरी तरफ लेके नहीं जाना। अच्छा, इसका आंसर दो कि बाहरी तरफ लेके कौन जा रहा है इसको? कौन सी फोर्स होगी जो उसको बाहर लेके जाएगी? नाम फोर्स का नाम सेंट्रीफ्यूगल होगी, जो उसको बाहर तरफ लेके जाएगी। लेकिन बाहर अगर वो नहीं जा रही, सेफली टर्न कर रही है, तो कौन सी फोर्स काम कर रही है? यही काम करना है हमने, सेंट्रीपिटल। डायग्राम में दिखा दो आप फ्रिक्शन, इस तरफ दिखा दो। अब फ्रिक्शन इधर क्यों दिखाना बेटे? हमने कार को उधर स्किड होने से बचाने के लिए, समझ गए ना। कार स्किड होकर उधर जाएगी, सड़क छोड़ के इधर जाएगी, उधर जाने से बचाना है, इधर लगाओ फ्रिक्शन, है ना। तो हमने एफ दिखा दिया, टुवर्ड द सेंटर। ठीक है, अब थ्योरी पढ़ो, देखो क्या कहते हैं। व्हीकल गोज अ कर्व रोड, इट रिक्वायर्स सम सेंट्रीपिटल फोर्स व्हाइल राउंडिंग द कर्व पाथ। व्हील्स ऑफ व्हीकल हैव टेंडेंसी टू लीव द पाथ एंड रीगेन स्ट्रेट लाइन पाथ। वही बात होगी ना कि जो व्हील्स है वो हमेशा स्ट्रेट में जाना चाहते हैं सेंट्रीफ्यूगल की वजह से। अच्छा, उसके बाद फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस किस के बीच का? व्हील एंड रोड। इसको अपोज करेगा, इस टेंडेंसी को अपोज करेगा व्हील्स की, कि वो सीधा जाना चाहते हैं। ठीक है, एंड दिस फोर्स एक्ट टुवर्ड द सेंटर एंड प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, इसमें आ जाएगा। ठीक है, चलो डिराइव करते हैं इसको। कार ना तो जमीन में धस रही है, ना वो हवा में से उड़ रही है, सही तरीके से चल रही है। ठीक है जी, इसका मतलब क्या हो रहा है? दोनों कंपोनेंट आपस में कर रहे हैं बैलेंस। n इज इक्वल टू एम जी, इक्वेशन नंबर 1 बना दो, सिंपल सी बात है बेटे। अगर ये डायरेक्शन पार्ट समझ आने में कोई दिक्कत है ना, इसी को दोबारा पूछा करो, इसी पे जोर दिया करो। ये पार्ट समझ आ गया, फिर तुम्हारे न्यूमेरिकल्स, इसके ऊपर केस स्टडी, इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस वो आराम से निकल जाएंगे। अगर ये पार्ट वीक रह गया ना, फिर दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, फिर रट्टे मारोगे, इसका कोई बेनिफिट नहीं है। खैर, n इक्वल टू एम जी, कोई दिक्कत हो नहीं, समझ आ रहा है कैसे चल रहा है कि भाई जो ये व्हीकल है वो बैलेंस हो रखा है वर्टिकल में, इसको बोल देते हैं वर्टिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, हो गया। अब आगे बताओ मुझे, इस कार को टर्न करना है, कार को क्या करना है? टर्न करने के लिए क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स, फॉर्मूला एम वी स्क्वायर अपॉन आर। कौन कर रहा है प्रोवाइड? लो लगा दो। आपको बात करनी है फ्रिक्शन की। जब आप फ्रिक्शन की बात करोगे ना, तो आपको लॉज ऑफ फ्रिक्शन भी लगाने पड़ेंगे, चाहे कोई न्यूमेरिकल आ जाए और चाहे कोई डायरेक्शन आ जाए। तो लॉज ऑफ फ्रिक्शन में हमारे पास एक लॉ था, बताओ, एफ प्रोपोर्शनल एन का। क्लियर? अब बताओ मुझे, इसको हटा के क्या लगता है? म्यू लगता है इनटू एन। समझिए, इस एफ को दोबारा पुट करो यहां पे, क्या बन गया? म्यू एन इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। चलो नेक्स्ट स्टेप बताना। निकालनी मैंने वेलोसिटी है, बिल्कुल सही। यूजिंग इक्वेशन 1, एन की जगह पे एम जी को करना है पुट, ये बन जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर। कुछ कटिंग हो रही है? कर दो। वी स्क्वायर निकालो, म्यू जी आर। वी निकाल दो, वी निकाल दो, अंडर रूट म्यू जी आर। ये हमारा आंसर आ गया। वी किसके प्रोपोर्शनल है? जी तो कांस्टेंट है, एक मिनट के लिए, जी तो 9.8 है, अर्थ के लिए बात करता हूं। एक बचता है म्यू और एक बचता है आर, दोनों को बस डिस्कस कर लो, टॉपिक मेरा खत्म है। वेलोसिटी म्यू के है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब देखो, जो म्यू है वो कम कैसे होगी? म्यू कम कैसे होगा? दो बातें हैं, या तो व्हीकल के जो टायर्स हैं अगर वो ज़्यादा घिस चुके हैं, पुराने हो गए हैं, उनकी रबड़ की ज़्यादा ग्रिप नहीं रही सड़क के ऊपर, तो उसका फ्रिक्शन कम हो जाएगा, उसका म्यू कम हो जाएगा उसका, तो वो ज़्यादा स्पीड में टर्न नहीं कर सकता।
स्किड कर देगा, है ना। और दूसरा एग्जांपल मैंने वही लिया रेन का, कि अगर सेम कार है, उसको उसी रोड पे निकलना है, और मान लो अगर वो 100 की स्पीड पे सेफ टर्न ले लेती है, 100 की स्पीड पे सेफ टर्न ले लिया उसने, सोचो वहां बारिश होगी, क्या अब वो 100 की स्पीड पे सेफ टर्न ले लेगी? उसे अपनी स्पीड को 80 करना पड़ेगा, 70 करना पड़ेगा, ऐसे ही होगा, है नहीं होगा। अगर वो कोशिश करती भी है 100 की स्पीड पे, तो वो स्किड होकर के सड़क को छोड़ के बाहर निकल जाएगी, क्योंकि उसको फ्रिक्शन नहीं मिला। कारण क्या हुआ? उसका म्यू जो है वो कम हो गया। तो इट डिपेंड करेगा नेचर है वो सरफेसेस के ऊपर, है ना। दूसरी बात पे आ जाओ, आर पे आ जाओ। अब मान लो एक हाईवे है, उस हाईवे के ऊपर जो टर्न है कार का या रोड का जो टर्न है वो ऐसे है, ये हाईवे है, इसका टर्न ऐसे है, इसका सेंटर यहां है, इसका रेडियस ये रहा। यहां पर एक कार जो है ना वो आराम से 100 की स्पीड पे मुड़ जाएगी, 100 की स्पीड है उसकी, और वो टर्न ले लेगी आराम से, क्योंकि उसकी रेडियस ज़्यादा है। सोच के देखो, अगर यही कार आ जाए एक लोकेलिटी में, तो हमारे यहाँ पर गलियां कैसे हैं, तो यहाँ चला लो 100 की स्पीड पे, मुड़ जाओगे आराम से, यहाँ पे सीधा ही बजोगे जाके, ऐसी है ना। क्यों बोला बेटा? इसका रेडियस कम नहीं हो गया? तो v का और r का रिलेशन कैसा है? डायरेक्टली, अगर रेडियस कम था तो वेलोसिटी भी तो कम रखनी पड़ेगी। हाईवेज के ऊपर रेडियस बढ़ा देते हैं और आपकी स्पीड भी बढ़ सकती है, बढ़ जाती है। यही कारण है बड़े बड़े हाईवेज और बड़े बड़े टर्न ऐसे होते हैं इनके।